हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिसंबर एग्ज़ाम के लिए यूनिट 10 शुरू कर दी गई है नई सीरीज़ के साथ। तो यूनिट 10 अन्य गद्य विधाएँ में माटी की मूर्तें जो हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं, माटी की मूर्ति की भूमिका और रजिया भाग 1 क्लास हम कल करा चुके हैं। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। आज की क्लास हमारी भाग 2 बालदेव सिंह पर है। तो आइए शुरू करते हैं। बलदेव सिंह को जानने से पहले इसमें 12 सर्ग हैं और 12 सर्गों को हम देखते हैं कौन कौन से इसमें 12 सर्ग और भाग हैं। देखिए, रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुबहान खां और बुधिया। ठीक है, आज हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं बालदेव सिंह को। ठीक है, बलदेव सिंह की शुरुआत कहाँ से होती है? यानी टूटे हुए तारे से होती है। तो बलदेव सिंह की टूटे हुए तारे से शुरुआत होती है। टूटे हुए तारे की तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच आकर उसे धम से गिरते हुए पाया। यानी टूटे हुए तारे की तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच आकर उसे धम से गिरते हुए पाया। किसको? बालदेव सिंह को। यानी ज्योतिष में प्रकाश कुंज दीप्तिपूर्ण और उसी तारे की तरह एक क्षण प्रकाश दिखला, हमें चकाचौंध में डाल वह हमेशा के लिए चलता बना। जिस दिन वह आया हमें आश्चर्य हुआ, जिस दिन वह गया हमें स्तंभित रह गए, हम स्तंभित रह गए, एकदम आश्चर्यचकित रह गए। पूस की भोर थी, यानी पूस की सुबह थी, पूस का महीना था, पूस की भोर थी। खलियान में धान के बोझों का अंबार लगा था। उनकी रखवाली के लिए जो कुटी बनाई गई थी उसके आगे धुनी जल रही थी। खेत में खलियानों पर, यानी खेतों में खलियानों पर चारों ओर हल्का कुहासा छाया हुआ था, जिसे छेद कर आने में सूरज की बाल किरणों को कष्ट हो रहा था। काफ़ी जाड़ा था। धीरे धीरे ठंडी हवा सनक कर कलेजे को हिला जाती। सब लोग धुनी को घेरे हुए थे, जिसकी लपट खत्म हो चुकी थी। हाँ, लाल अंगार चमक रहे थे। ज्यों-ज्यों अंगार पर राख की परत पड़ती गई, हम नज़दीक से नज़दीक होते जाते, मानो हम उन्हें कलेजे में रखना चाहते हों। काफ़ी निस्तब्धता थी दोनी के लिए। खलिहान के बीचों बीच जो बाँस का खंभा खड़ा था, यानी खलिहान के बीच में एक बाँस का एक लंबा खंभा खड़ा था, उसके धान के सिरों वाले झब्बेदार सिर पर एक काला भुजंग पक्षी बैठा। देखिए, काला भुजंग पक्षी बालदेव सिंह भाग 2 में आया है। कभी कभी चीख कर उस निस्तब्धता को भंग करने की तुच्छ चेष्टा कर रहा था। मतलब एक काला पक्षी उस शांत वातावरण में अपनी आवाज़ को चिल्लाकर बोलने से जो उसकी निस्तब्धता थी उसको क्या है वो भंग कर रहा था। और इसी समय एक नौजवान आकर दूर से ही मेरे मामा जी को देखकर चिल्ला उठा। यानी एक नवयुवक आया और लेखक के मामा जी को देखकर चिल्ला उठा, "पाँ लागी चाचा जी।" हम सबका ध्यान उसकी ओर गया। एक गभरू जवान, अभी मूछ की मसे भीग रही, रंग गोरा, जिस पर बाल किरणों ने सोना सा पोत रखा था। दाहिने हाथ में बाँस की लंबी लाल लाठी, बड़ी सजीली, घने पौर वाली, गाँव दुम सी उतावली। बाएं हाथ में लोटा लिए वह सोच आदि से लौट रहा था। यानी देखिए, यहाँ पर दाहिने हाथ में लंबी लाल लाठी थी और बाएं हाथ में सोच के लिए लोटा था। ये बालदेव सिंह के हाथ में था। ठीक है, बादामी रंग का मोटिए का जो लंबा खिलता कुर्ता पहन रखा था। तो मोटिए का जो लंबा खिलता हुआ कुर्ता पहन रखा था किसने? बालदेव ने। उसके भीतर से उसके शरीर का गठीलापन और सौंदर्य फूट पड़ता था। ओ बालदेव, तुम कब आए? ये लेखक के मामा जी कहते हैं, ओ बालदेव, तुम कब आए? बहुत दिनों पर दिखाई दिए। यानी पूरब कमाते हो, खुश रहो, लेकिन हम लोगों को भी तो मत भूलो।
शायद 2 वर्ष वर्ष आए हो, मतलब शायद 2 वर्ष में आए हो। यूँ ही मामा जी ने उससे पूछताछ की। बड़ी अजाजी से उसने क्षमा मांगी, फिर बोला, चाचा जी अब सोचा है यहीं रहूँगा, और बहुत दुनिया देखी, मन कहीं ना लगा। ननिहाल से भी जी ऊब गया, और यह पुश्तैनी ज़मीन जैसे डोर लगाकर खींचती रहती है। सोचता हूँ अब आप लोगों की सेवा में ही ज़िंदगी गुजार दूँ। मेरा मन यहीं गांव में रहने के लिए है। नवयुवकों को जब मालूम हुआ बालदेव सिंह यहीं बसेंगे, यानी गांव में बसेंगे, उनके आनंद का ठिकाना ना रहा। बलदेव सिंह के पिता भरी जवानी में मरे। बलदेव तब छोटे बच्चे थे। उनकी माँ उन्हें लेकर मायके चली गई, और तब से वह बेचारी वहीं रही, यानी तब से वह बेचारी वहीं है। जवान होने पर बालदेव पूर्व जाने लगे, यानी वहाँ बंगाल में किसी राजा के दरबार में पहलवानी करते थे। तो बालदेव किसी बंगाल राजा के यहाँ पर पहलवानी करते थे और काफ़ी पैसे मिले। अब उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन की याद आई थी। वह घर जो खंडर बना था, फिर एक बार आबाद हुआ। गांव में उनके आने से नई जान आ गई, जवानी आ गई। अखाड़ा खुद गया, उसमें कुश्तियाँ होने लगीं। भोर में कुश्तियाँ, शाम को पट्टेबाजी, गदका लाठी चलाना आदि। पैठियों के दिन बालदेव सिंह शिष्य मंडली के साथ सदल बल चलते देखते ही बनता था। मतलब उन्होंने अपनी एक शिष्य मंडली बना ली थी जो कुश्ती अखाड़ा था। आगे आगे बालदेव सिंह जा रहे हैं। पैरों में बूट जो बंगाल से ही लाए थे, कमर में धोती जिसे कच्छे की तरह अजीब ढंग से पहनते, और वह घुटनों से थोड़ा ही नीचे जाती। घुटनों के नज़दीक उसमें चुन्नट होती, जिससे चलते समय लहराती रहती। यानी लंबा कुर्ता गर्दन की बगल में, जिसमें एक ही गुंडी कुर्ता, काफ़ी घेरदार, बाहाँ का घेरा इतना बड़ा कि हाथी का पैर समा जाए उसमें, ठीक है। गले में सोने की छोटी छोटी ठोस तावीज़ों की पंक्ति, जिसमें एक चौकोर और कुछ चंद्राकार, सिर पर लंगीदार मुरेठा जिसका एक लंबा छोर उनकी पीठ पर झूलता, हाथ में सरसों का तेल और कच्चा दूध पिला पिलाकर पोसी पाली गई लाल सुर्ख लंबी लाठी। और यह कभी कभी वह मोटा डंडा जिसमें कुर्ते के नीचे कमर में लटकती हुई गंडासे की फली बात में फट करके वह साक्षात्कार यम बन सकते थे। ऐसा डंडा भी था उनके पास जो उसको यम बनाता था। और अपनी ताकत और हिम्मत का उन्हें इतना विश्वास था कि झूमते हुए सिर ऊंचा किए छाती ताने शेर की तरह चलते। आगे आगे वह पीछे पीछे इसी बंठन और रंग रूप में उनकी शिष्य मंडली होती। रास्ते में पैठियों में उनका सुंदर सुडौल शरीर देखकर किसकी आंखें ना निहाल हो उठें। शरीर में इतनी ताकत, लेकिन स्वभाव कैसा, यानी बच्चों सा निरीह। यानी बालदेव का स्वभाव कैसा था, बच्चों कैसा था और निर्विकार था। चेहरे पर हमेशा हंसी खेलती थी, मतलब बच्चों जैसा था, चेहरे पर हंसी खेलती थी। सबके साथ नम्रता से पेश आते थे, कभी गुस्सा उनमें देखा नहीं गया। सबकी सेवा करने को सर्वदा प्रस्तुत। बच्चे उन्हें देखते ही लिपट जाते। बूढ़ों की आंखें हमेशा उन पर आशीर्वाद बरसाते। जवानों के तो वह देवता बन चुके थे, यानी जवानों के देवता बन चुके थे। और उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तनातनी नहीं थी। दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमान की दाढ़ी रंगी होती और मुसलमानों के ताजिए में हिंदुओं के कंधे लगे होते। ताजिए के दिन थे। मेरे गांव में भी ताजिया बना था। यदि एक भी मुसलमान वहाँ नहीं, और एक बूढ़े मौलवी साहब बुलाए गए थे जो उसके धर्म कीर्तक कर लेते। हमें सरोकार था।
सिर्फ तजिए के दिन हो हल्ला मचाने से शाम हुई। जल्दी जल्दी खा पी कर सब लोग एकत्रित हो जाते हैं। ताजे बज रहे लकड़ी खेली जा रही, गद्दे भाजे जा रहे, पट्टेबाजी हो रही, लाठियों के खेल, तरह तरह के शारीरिक करतब, औरतें और बच्चे मर्सियों के नाम पर शोर मचा रहे। खेल कूद में आधी आधी रात बीत जाती। ताजे के पहलाम का दिन आया। गांव में दूर राजपूतों की एक बस्ती में रन सजता और वहीं जवार भर के ताजिए इकट्ठा किए जाते। लोगों की अपार भीड़, तरह तरह के रंगीन कपड़ों की चमक, बूढ़े जवान बच्चे औरत तरह तरह के मारू बाजे बजा रहे और मर्सी की मीठी धुन में या अली का गंगा भेदी स्वर या मारू के बाजे। यहाँ पर देखिए मारू के बाजे का जिक्र आया है और मर्सी की मीठी धुन का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, यानी अली का गंगा भेदी स्वर। दिशाएं कांपती, आसमान थर्राता, कलेजे उछलते। ज्वार भर के जवानों का तो यही दिन था और बन ठन के आए हुए हैं। ज्वार एक गांव था, ठीक है, एक बस्ती थी और कहीं कुश्तियाँ हो रही हैं, कहीं मेढ़े लड़ाए जा रहे हैं, कहीं लाठी गदके और लकड़ी में हाथ की करामतें दिखाई जाती। देखते देखते दर्शकों का दल दो मतों में विभाजित हो जाता है। यानी कोई एक को शाबाशी देता, कोई दूसरे को, और दोनों अपने अपने हीरो की विजय चाहते। और कभी कभी इस वीर पूजा के चलते ललकारे लग जाती, आंखें लाल हो उठती, भुजाएं फड़फड़ाने लगती और मालूम होता अब मुठभेड़ होकर ही रहेगी। किंतु प्राय इस भावना पर बुद्धि की विजय होती और थोड़ी देर में समुद्र का ज्वार शांत हो जाता। फिर आंखों में रस, होठों पर हंसी आ जाती। कहते हैं कि हम लोग भी अपना ताजिए लिए रन पर पहुँचे थे जहाँ करतब दिखाए जाते हैं। रन मतलब रणभूमि, ठीक। और एक जगह मेंढे लगाए जा रहे थे, मैं उसी को देख रहा था। और मेंढे की लड़ाई, वहाँ क्या कहना। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो बलदेव सिंह हैं वो रणभूमि में क्या देख रहे थे, तो वो मेंढे देख रहे थे। और ये छोटे झबरीले जानवर जो अपने मालिकों के पीछे सुधवा बने फिरते, एक दूसरे पर किसी तरह टूट पड़ते और इनके सींग जब टकराते जोर के शब्द के साथ जैसे धुआं सा उड़ जाता। तो यहाँ पर झबरीले जानवर मतलब छोटे छोटे जानवर, यानी जैसे बकरी बकरा होते हैं। टक्कर पर टक्कर, जब तक उनमें से एक गिर ना जाए या वे अलग अलग पकड़े ना जाएं। लड़ने से पहले लाल मिर्ची उनके मुंह में रखकर जैसे उन्हें और भी उत्तेजित कर दिया जाता। मैं मस्त मगन हो यह मेंढे लड़ाई देख रहा था। तो मेंढे का मतलब है यहाँ पर एक जानवर। मेंढे मतलब जैसे भेड़ होती हैं, इस टाइप का। आगे देखिए, एकाएक बड़े जोरों का हो हल्ला हुआ। सभी लोग एक और दौड़े जा रहे हैं और वहाँ लाठियों की खटाखट जारी है। यह खटाखट खेल की नहीं है, कई सिरों के खून के फव्वारे छूट रहे हैं। और यह बीच में कौन है? बालदेव सिंह है। बीच में कौन है? बालदेव सिंह है। और पुराने हंसमुख रसीले बालदेव सिंह थे, एकदम सीधे थे। और बालदेव सिंह साक्षात्कार भीम हुए। तो यहाँ पर भीम से तुलना की गई है बालदेव सिंह की। और आँखों से अंगारे झर रहे। सिर पर जो एक लाठी लगी थी उससे खून निकलकर ललाट से होते भों के ऊपर जमकर वह एक लौंदा सा बन गया था। दोनों हाथों में लाठी पकड़े वह जोरों से चलाए जा रहे थे और जिस और इस रूप में निकल जाते, मतलब दोनों हाथों में लाठी चलाते हुए इस रूप में निकल जाते, हड़कंप मच जाता। देखिए, यह आदमी उनकी और लाठी संभाले बढ़ा
और उसे देखते ही खड़े हो गए और उसने लाठी चला ही तो दी और झट अपनी लाठी के दोनों छोर दोनों हाथों में पकड़कर अपने सिर के ऊपर ले गए और उसकी लाठी की चोट इसी इसी पर ठाए सी आकर लगी। ठीक है, यानी ठाए सी आकर लगी और दूसरी बार तीसरी बार 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 व्यर्थ जाता देख वह भागा। किंतु अब बालदेव सिंह की बारी। बालदेव सिंह ने एक लाठी और वह ज़मीन पर चक्कर खाता गिर पड़ा। अरे यह क्या होने जा रहा है? यानी चारों ओर हाहाकार मचा है, भगदड़ फैल गई थी। अब वहाँ महाभारत मच कर रहेगा। यानी सब अनुमान कर रहे थे कौन किसको क्या कहकर समझाए, कौन किसकी सुनने जा रहा था। फिर बिना बालदेव सिंह को शांत किए क्या शांति आ सकती थी? मतलब बालदेव एकदम उग्र रूप में आगे थे और झट हमारे बूढ़े मामा जी आगे बढ़े, चिल्लाकर कहा, बालदेव! बालदेव सिंह को जैसे थरथरी बंध गई और पैर जम गए, हाथ रुक गए, किंतु तुरंत संभल कर वह बोला, चाचा जी आप मत रोकिए, इन लोगों को लाठी का घमंड हो गया है और मैं जरा बता देना चाहता हूँ लाठी क्या चीज़ है। उनकी सांस जोर जोर से चल रही थी और गुस्से में बातें यानी टूट कर निकलती और सचमुच बालदेव सिंह का इसमें कोई हाथ नहीं था और उन्हें लाचार होकर कूदना पड़ा था और एक जोड़ी कुश्ती लड़ी जा रही थी और दोनों पहलवान बालदेव सिंह से अपरिचित थे और उनमें से एक ने यानी फाउल प्ले करना चाहा। बालदेव ने आगे यानी अलग से ही रोका, यानी एक प्लेयर ने उसने फाउल करना चाहा लेकिन बलदेव ने रोक लिया और उसको मना किया। जब मना किया तब क्या होता है? अब जब उसने मना किया ऐसा करना मुनासिब नहीं। बस इतनी बात सुनते ही उसके पक्ष वाले इन पर बिगड़े और गुर्राए, क्योंकि वे लोग लाठी चलाने में इस जवार से सरगना समझे जाते थे। उन्हें घमंड था कि उनके 100 खून माफ़ हैं, किंतु बालदेव सिंह धौंस को कहाँ बर्दाश्त करने वाले और बात ही बात यानी कहते हैं धौंस को कहाँ बर्दाश्त करने वाले, कहते हैं कि बात ही बात करख बढ़ी आई और उसका नतीजा यह है। खैर मामा जी के पढ़ने से बालदेव सिंह शांत हुए, किंतु अब तो उनकी विजय हो भी चुकी थी और मैदान उनका था। उनकी शिष्य मंडली के साथ हम किसी तरह शान से उन्हें घर लाए और हम आज विजयी थे। हमारा गांव विजयी था, मानो राम लंका विजय कर अयोध्या लौटे थे। अगर शेरशाह, यहाँ पर देखिए, अगर शेरशाह या शिवाजी के दिन होते तो बालदेव सिंह फौज में भर्ती होते और सिपाही से होते होते सूबेदार हो गए होते। तो यहाँ पर 2 दार्शनिकों के नाम है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये 2 दार्शनिकों के नाम है और इनमें तो कोई शक नहीं, यानी सूरत शकल बल हिम्मत सब उनमें थे जो सामंत शाही के उस युग में उन्हें अच्छे से फौज पद पहुंचा देते। और उस समय बालदेव सिंह किस शान से हमारे गांव में आते, यानी घोड़े पर सवार, कलंगीदार पगड़ी और कड़ी मूछे आगे पीछे, नौकर चाकर, किंतु अंग्रेजी राज्य में यह कहाँ संभव था। तो ये लोग कल्पना कर रहे हैं कि हमारे बालदेव शेरशाह और शिवाजी जैसे होते और फौज में भर्ती होते सूबेदार हो जाते। हाँ, जो संभव था वही हम देखते थे, यानी वीरता अपने लिए कोई निकास का रास्ता तो बनाने वाली ही थी। इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। यह अजीब, कहते हैं कि फिर यह अजीब है हमारी बस्ती, चारों ओर राजपूतों और अहीरों का ठठास, मतलब राजपूत और अहीर रहते हैं उस गांव में जहां बालदेव रहता था, ठीक है। और राजपूतों में अहीर राम की शान से, ग्वालों में कृष्णों की यादवी आन बान, दोनों कौमों में जैसे खानदानी बैर चल रहा था। यानी राजपूतों में अगर राम की शान थी तो
ग्वाल में कृष्ण की यानी याद भी चलती थी। और छोटी छोटी बात पर भी तनाव हो जाता, मूछें कड़ी हो जाती, आंखें लाल हो जाती और लाठियां चलकर रहती। दोनों कौमों में दो गिरोह की हैसियत से लड़ती थी, यानी दो कौमें दो गिरोह की तरह, दो झुंडों की तरह लड़ती थी, तो गिरोह के अंदर भी युद्ध जारी ही रहता था। यानी भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, एक बित ज़मीन के लिए, आम की यानी आम के एक फल के लिए, शीशम की एक डाल के लिए खून के फव्वारे छूटते। तो यहाँ पर पड़ोसी पड़ोसी में यानी एक बित ज़मीन के लिए, एक बीघा ज़मीन के लिए, 1 इंच ज़मीन के लिए, आम के फल के लिए, शीशम की एक डाल के लिए लड़ाई हो जाती थी, खून के फव्वारे छूट जाते थे। और ये युद्ध प्राय आकस्मिक होते और खेत की जुताई हो रही है, यानी ऐसे होते थे जैसे खेत की जुताई हो रही है। पेड़ के नीचे गपशप, यानी पेड़ के नीचे क्या है, गपशप हो रही है। पेड़ के नीचे गपशप हो रही है। रास्ता चलते चलते भी लोगों में गुत्थम गुत्थी हो गई, किंतु कभी कभी जमकर भी लड़ाइयाँ होती। दोनों पक्षों में से कोई यानी दोनों पक्ष से लोगों का बिटोरा होता, यानी बिटोरा मतलब बंटवारा होता। भाई बंद जुटे, यानी कुटुंब कबीले के लोग आते, कुछ लोग पैसे पर भी बुलाए जाते। और ऐसे मौके आने पर हमारे ज्वार में कहीं भी कोई जमकर लड़ाई होती तो बालदेव सिंह एक ना एक पक्ष से ज़रूर बुलाए जाते। तो यहाँ पर ज्वर गांव का नाम दिया है, यानी जवार गांव का नाम दिया है, ठीक है। इसमें गांव का ये नाम दिया गया है जिसमें बालदेव सिंह रहते हैं, ज़रूर बुलाए जाते। और यतो धर्मस्व जय की तरह ही जिस तरह बालदेव सिंह होते, उसी पक्ष की जय ही भी निश्चित होती। मतलब जिस पक्ष से बालदेव सिंह लड़ते, उस पक्ष की हमेशा निश्चित ही जय होती। ये लेखक बता रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। एक बार इस तरह का एक धर्म युद्ध देखने का मौका मुझे भी मिला, और बिशनपुर में 2 भाई क्षत्रिय थे। तो बिशनपुर इसमें एक गांव आया है और एक ज्वार गांव आया। तो बिशनपुर में 2 भाई थे और दोनों की दांत काटी रोटी थी, किंतु आखिर दिल टूटा तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन के रहे, और घर द्वार खेत खलियान सबका बंटवारा हो चुका था। दोनों एक आंगन में रहते भी 2 दुनिया के जीव थे। मतलब दोनों एक ही आंगन में रहते थे, लेकिन एक दुनिया के 2 जीव थे। संयोग से उस साल आम के पेड़ के लिए दोनों भाइयों में यानी तानातनी हो गई। वह लंगड़े आम का पेड़ था, और हमने जाकर देखा, फलों के गुच्छों से लदी उसकी डाल जैसे ज़मीन छूने को ललक रही हो। हरे हरे पत्ते उन सफ़ेदी लिए हुए आम के गुच्छों में ना जाने कहाँ छिप रहे थे। यानी काफ़ी पुराना पेड़ था, खूब फैल गया था और हर साल अच्छा फल भी देता था। किंतु इस साल तो वह द्रौपदी की चीर बनकर महाभारत मचाने आया था। यानी इस साल जब वो अच्छे फल लाया तो वो द्रौपदी की चीर बनकर महाभारत मचाने आया था। फिर यह ललचाने वाला वेश वह क्यों ना धारण कर ले। कहते हैं यह पेड़ बढ़ चुका था, यानी छोटे भाई के बंटवारे में पड़ा था। ये पेड़ भी बढ़ चुका था और छोटे भाई के बंटवारे में पड़ा था, जो कई साल से उसके फल का उपभोग कर रहा था। किंतु बड़े भाई के लड़के ने हिसाब लगाकर देखा, यानी उसके बेटे ने हिसाब लगाकर देखा, यह आम का पेड़ तो यानी मेरे हिस्से का है, और धोखे से चाचा जी को मिल गया। यानी पेड़ की गिनती खतियान सबका वह अपने पक्ष में पेश करता। किंतु यहाँ खतियान से क्या होने वाला है। अगर तुम्हारा है तो मर्द के बेटे हो, यानी अगर तुम्हारा है तो मर्द के बेटे हो, चढ़ के आओ फल तोड़ लो। आओ अगर मर्द के बेटे हो, यानी खतियान क्या दिखाते हो, अगर मर्द के बेटे हो तो आओ इसका फल तोड़ के दिखाओ, नहीं तो लुगाई के आंचल में मुंह रख कर सो। सीधा तर्क, सीधी बात। इसके जवाब में क्या होता है देखिए। इसके जवाब में एक दिन तय कर दिया गया,
अगले यानी अगले सोमवार को डंका बजा के हम फल तोड़ेंगे। यानी उसके जो बड़े भाई का बेटा था उसने तय कर लिया कि अगले सोमवार को हम फल तोड़ेंगे। यानी चुप चोरी जो काम करे उसकी ऐसी तैसी, यानी चुप चोरी जो काम करे उसकी ऐसी तैसी। दिन तय हुआ, घड़ी तय हुई, दोनों तरफ से यानी गिरोटा होने लगा। बालदेव सिंह के पास भी दोनों पक्षों से निमंत्रण आने लगे, किंतु यहाँ तो कृष्ण जी की टेक थी, जो खुद मेरे पास पहले आएगा, जो खुद मेरे पास पहले आएगा उसका साथ दूंगा। और यह चिट्ठी पत्री क्या चीज़, यानी बड़े भाई का बेटा एक दिन घोड़े पर पहुंचा, उससे बातचीत हो रही थी कि छोटा भी पहुँचे, किंतु तब तक बालदेव सिंह वचन दे चुके थे और दूसरे दिन सहशिष्य मंडली वह बिशनपुर जहाँ पहुँचे। तो यहाँ पर बालदेव सिंह ने बड़े भाई का साथ दिया था, छोटे भाई का नहीं दिया था। आज ही युद्ध होने वाला है, लड़ाइयों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि प्राय निर्दोष भी उसमें फंस जाते हैं, यानी पिट जाते हैं। बड़े बूढ़ों की इस आज्ञा की अवहेलना करके भी यानी कौतूहलवश मैं दर्शकों की उस भीड़ में शामिल हो गया, यानी जो विभिन्न दिशाओं से बिशनपुर जा रहे थे। बिशनपुर उस दिन कुरुक्षेत्र बना हुआ था। बिशनपुर क्या बना था? वो कुरुक्षेत्र बना था, यानी रणभूमि का मैदान था। और बीच में वह आम का पेड़ निश्चय निद्वंद खड़ा है, यानी दोनों प्रतिद्वंदियों की जमात जुड़ी है। भालों की फलियां धूप में चमक रही हैं, घना से दिन में भी चांद से चमक रहे हैं। फरसे परशुराम की याद दिलाते हैं। फरसे क्या हैं? परशुराम की याद दिलाते हैं। और लाठियाँ उछल रही हैं धामनी सांप की तरह। लाठियाँ क्या है? सांप, धामनी सांप की तरह उछल रही हैं। हाँ, तलवार की बहुत ही कमी थी, क्योंकि उस पर अंग्रेजी राज की शानी दृष्टि पड़ चुकी थी। पर लठैतों का कहना था, जो मार भाले और फरसे की होती है वह तलवार की कहाँ। तो ये लठैतों का कहना था कि जो मार भाले और फरसे की होती है वह तलवार की कहाँ। और मैं उनके तर्कों पर नहीं भूला था। मेरी विस्मय विमुग्ध आंखें तो इन तैयारियों को देख रही थी। रह रहकर जय ध्वनियाँ होती, ललकार उठती। जब तब अल्लाह के कुछ यानी कड़खे भी सुनाए जाते। और कहते हैं जब सुनाए जाते तो क्या होता है, यानी बोलो महावीर स्वामी की जय। तो महावीर स्वामी की जय कहकर दोनों पक्षों के युद्ध आम की ओर बढ़े और दर्शकों के कलेजे धक धक करने लगे। अरे कुछ देर में ही इनमें से यानी कुछ मर चुके होंगे, कुछ घायल पड़े होंगे। उफ, मेरे मुंह से अच्छी तरह निकल भी नहीं पाई कि देखा बड़े भाई के पक्ष में सबसे आगे बालदेव सिंह है। ये लेखक कह रहे हैं बालदेव सिंह को उन्होंने आते देखा और सबसे आगे बालदेव सिंह। उनके दोनों बाजू में मेरे गांव के उनके दोनों प्रधान शिष्य बालदेव सिंह के सिर पर केसरिया रंग का मुरेठा है। तो बालदेव सिंह के सिर पर केसरिया रंग का मुरेठा है और पैर में वही बूट, वही लंबा चौड़ा कुर्ता देह में, किंतु उसके घेरे को कमर के निकट एक पट्टी से कस रखा है, जिससे फुर्ती से उछलने कूदने में दिक्कत ना हो। उनकी धोती तो प्राय ही हाफ पैंट का काम करती है और चेहरा कैसा लाल भुभुका बन रहा था बालदेव सिंह का। और कहते हैं कि वह आगे बढ़े, आम के पेड़ के निकट पहुँचे, दोनों शिष्यों को इशारा किया। वे झट से पेड़ पर चढ़ गए और लगे आम की डाल को झंझोर कर और निर्दयपूर्वक फलों को गिराने। कोई माँ का लाल है तो आवे। बालदेव सिंह गरज उठे, कोई माँ का लाल है तो आवे, जिनकी ओर विपक्षी दल भौचक हो देख रहे थे और जैसे वह भी दर्शकों का ही दल हो।
किंतु उनकी इस चुनौती से मानो दुश्मन दल को आत्मज्ञान हो गया। और फिर क्या था, दोनों दलों में गुत्थम गुत्था शुरू हो चली और लाठियों की यानी खटाखट, गंडासे की यानी चुबक चुबक और बर्छों की सनसनाहट से वायुमंडल व्याप्त था और जय ध्वनियों के साथ हाहाकार भी। और किसी के सिर पर लाठी लगी, किसी की यानी किस तरह खोपड़ी फूटकर दो टुक हो गई और वह गिर पड़ा और खून की धारा बह रही। और किसी के पेट में भाला चुभा, भाले की फली के साथ ही साथ उसकी अतड़ियाँ बाहर आ गईं। जब उसकी अतड़ियाँ बाहर आ गईं और अतड़ियों को दोनों हाथों से पकड़े वह औंधा पड़ा है। यानी जो हाथ 1 मिनट पहले लाठी भांज रहा था, गंडासे के एक ही वार ने उसके उसे शरीर से अलग कर दिया। वह रक्त सिसक्त जमीन पर अब भी रह रहकर उछलता जाता है। चारों ओर खून, चीख, और मेरी तो आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो सारा किस्सा ख़त्म है। बड़े भाई का कब्जा उस पेड़ पर हो चुका है और उस कब्जे में बालदेव सिंह का बड़ा हाथ था। मैं अपने इस हीरो को देखना चाहता था, किंतु मालूम हुआ पुलिस यानी सुपरिटेंडेंट साहब अब जब तमाशा ख़त्म हो चुका है और तशरीफ़ लाए हैं, तो सुपरिटेंडेंट साहब पुलिस जो थी वो तशरीफ़ लाते हैं और लोगों ने बालदेव सिंह को वहाँ से हटा दिया है। बालदेव सिंह, विजय तुम्हारी, अब तो रुपयों का खेल है। यानी बालदेव सिंह, विजय तो तुम्हारी, अब तो रुपयों का खेल है, तुम हटो, अब काम मेरा। तो ये सुपरिटेंडेंट कहता है बालदेव सिंह यानी विजय तुम्हारी, अब तो रुपये का खेल है, तुम हटो, अब काम मेरा है। आगे देखिए, अब काम मेरा है। और बड़े भाई के बड़े साहबजादे ने कहा, चलते समय बालदेव सिंह के गले में एक यानी मोहर माला डाली। तो मोहर माला डाली जाती है बालदेव सिंह के गले में, और उसी बालदेव सिंह की यह लाश हमारे सामने पड़ी है। यानी सिर चूर चूर जैसे भुरता बना दिया हो। खून और धूल से सारोवार जिस ललाट से तेज बरसता, उसी पर मक्खियाँ भिनक रही। एक आँख धंस गई और दूसरी बाहर निकल आई। होठ को छेद कर दांत बाहर निकल रहे हैं। नहीं, यह हमारा बालदेव सिंह नहीं हो सकता। बालदेव सिंह की ऐसी गत मैं नहीं मानता। ये लेखक कह रहे हैं बालदेव सिंह की ऐसी गत मैं नहीं मानता। एक गंडासा गहरा कंधे पर लगा और वह बाँह लटक सी गई है। दूसरी बाँह का पूरा पंजा गायब है। छाती वैसी ही तनी है, पहले से कुछ ज़्यादा ही फूली हुई, किंतु पेट की जगह सारी आंत निकल आई हैं। आंत का यह ढेर कैसा भयानक, कैसा विभत्स! नहीं, यह हमारा बालदेव सिंह हो नहीं सकता। यानी पैरों को जिसे किसी ने मकई के डंठल सा पीट रखा है, आड़े तिरछे बने रहे, कहीं अजीब फूला हुआ और कहीं से खून बह रहा है। बह कहाँ रहा है? यानी बहा तो कब का बंद हो चुका है। अब तो काले बने खून के धब्बे मात्र, जिन पर मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। नहीं, यह हमारा बालदेव हो नहीं सकता। यहाँ पर लेखक को यकीन नहीं कि ये हमारा बालदेव नहीं हो सकता। और बालदेव सिंह की ऐसी गत, यानी जिस शरीर को देख देख कर आँखें नहीं अघाती थी, माए जिसे देखकर कहती मेरा बेटा ऐसा ही शरीर धन पावे। युवतियाँ मन में ही गुनाती धन्य है वह नारी जिसे ऐसा पति मिला। आगे जन्म में हे भगवान मुझे बालदेव सिंह की ही दासी बनाना। ऐसी लड़कियां कहती हैं। यानी बूढ़े देखते ही कहते बेटा सतजीव। नौजवान जिस पर पागल हो बिना मोल के गुलाम बने पीछे लगे फिरते, वही शरीर यह आज सामने पड़ा है, खून से लथपथ, धूल से भरा, क्षण बिछत, कुरूप यानी कुडोल बना। और यह कमबख्त मक्खियाँ जिन पर भिन भिना रही हैं, ये शरीर ऐसा। यानी किसने गत की इस शेर मर्द की ऐसी।
जिसकी माँ ने दूसरा शेर पैदा किया है। यानी काश किसी शेर ने यह हालत की होती। दो शेर लड़ते हैं, एक गिरता है, यानी दो शेर लड़ते हैं, एक गिरता है, ऐसा ही होता है। इसके लिए अफसोस की बात है। बालदेव सिंह तो ऐसी ही मृत्यु चाहते थे। उन्होंने मौत की कब परवाह की, यानी मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना, यही तो बालदेव सिंह थे। यानी क्षत्रिय की तरह युद्ध क्षेत्र में काम आऊं, खेत रहूं, और यही तो उनकी कामना थी। और यह कामना पूरी हुई और वह वीर गति पाकर सूर्यमंडल को भेद कर अमरपुरी गए। और इनमें तो कोई शक नहीं, यानी इसमें तो कोई शक नहीं। किंतु जिन हाथों ने यह काम किया, क्या वे वीर के हाथ थे, यानी शेर के पंजे थे? नहीं, कुछ सियारों ने बुज़दिलों और कायरों ने छुपकर घात लगाकर बड़े बुरे मौके पर बड़े बुरे ढंग से यह कुक्रम किया। उसकी कल्पना भी खून को खौला देती है, उत्तेजित कर देती है। उफरे! एक दिन जवार के एक गांव की विधवा मेरे गांव में बालदेव सिंह का नाम पूछती आई, और उस बेचारी के साथ एक छोटा बच्चा था। उसी का बच्चा उस विधवा के यानी अबलापन से और उस क्षत्रिय कुमार के बचपन से फ़ायदा उठाकर उसके पट्टीदार ने उसका धन हड़प लिया था। यानी उस विधवा का धन हड़प लिया था एक पट्टीदार ने। विधवा के कानों में बालदेव सिंह की यशोगाथा पड़ी थी, और वह तो अब हमारे ज्वार के घर घर में जवान पर व्याप्त थे। बालदेव सिंह की चर्चा यानी ज्वार गांव में थी। ठीक, विधवा पहुंची बालदेव सिंह के दरबार में अर्ज लगाने। जब पट्टीदार को मालूम हुआ वह बालदेव सिंह के पास जा रही है, और ताने देते हुए कहा, जा नया शौहर बुला ला। और नया शौहर छतरानी को नया शौहर बाबू मेरी लाज रखो। और सारी कहानी कहती हुई वह बालदेव सिंह के पैरों पर गिर पड़ी, और बालदेव सिंह ने बच्चे को कंधे पर बिठाया और चल पड़े उस गांव को। जब गांव से जा रहे थे उन्हें मैंने देखा था, यानी यहाँ पर लेखक ने देखा था, और प्रणाम भाई जी मैंने कहा, मतलब लेखक ने बालदेव सिंह को प्रणाम भाई जी कहकर पुकारा, और चेहरे पर गुस्से की छाप स्पष्ट थी। किंतु स्वाभाविक हंसी हंसते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, एक अबला की रक्षा में जा रहा हूँ बबुआ, 2-4 दिन में लौटता हूँ। बालदेव सिंह नहीं लौटे, और लौटी है उनकी यह लाश। वहाँ जाते ही उन्होंने पट्टीदार को चुनौती दे दी, और दूसरे दिन विधवा के छीने हुए एक खेत पर हल भी चढ़ा दिया। यानी कोई नहीं बोला। कौन बोलता? एक के बाद दूसरे खेत विधवा के कब्जे में आने लगे, और बहुत दिनों की गई अरमाई पर अब उसका कब्जा था। उस बगीचे की एक लचीली डाल में झूला डालकर उस क्षत्रिय कुमार को बालदेव सिंह झुला रहे, और जो लोग विधवा के पट्टीदार के डर से कल बोलते नहीं थे, अब वे ही बालदेव सिंह को शाबाशी देते हुए उस छोटे से बच्चे से अपना पूरा नाता जोड़ते, क्योंकि अब वह विधवा अबला नहीं थी। यानी पिता खोकर उसे बच्चे ने एक धर्म का पिता पा लिया था। बालदेव सिंह के साथ उसके कुछ शिष्य भी गए थे। अब मामला पूरी तरह शांत हो चला। उस गांव के भी काफ़ी लोग उनके पक्ष में आ गए। तब उन्होंने एक करके अपने शिष्यों को वहां से रवाना कर दिया, और बेचारी विधवा पर ज़्यादा खर्च का बोझ क्यों रहने दे। अंततः एक दिन तय किया, अब मैं भी जाऊंगा, और वह कल नहीं देख सके। उनकी आदत थी बहुत सवेरे बिल्कुल
यानी मुंह अंधेरे सोच हो जाते, गांव से काफ़ी दूर निकल जाते और जब तक तनाव था अपने साथ किसी शिष्य को भी ले जाते और हथियार तो हमेशा पास में रखते ही, और कम से कम हाथ में लाठी और कमर में गंडासे की फली, यानी जिसे बात की बात में लाठी में लगाकर यानी प्रलयंकर बना जा सके। किंतु उस दिन निश्चित होकर वह सिर्फ लोटा ही लेकर निकल पड़े। यानी सारा गांव भोर की सुबह निंदिया ले रहा था, किंतु उनके लिए मौत का फंदा डाला जा चुका था और एक नीची खाई में सोच के लिए बैठे ही थे कि उनके सिर पर लाठी का एक वज्र प्रहार हुआ। एक क्षण के लिए वह जैसे बेहोश हो गए और फिर तुरंत खड़े हुए और सामने पड़े लोटे को हाथ में उठाकर उसी से ढाल का काम लेने लगे। दूसरी लाठी लोटे पर टन सी आवाज़, तीसरी लाठी फूल का वह लोटा चूर चूर हो रहा। और फिर क्या था, लाठी गंडा से बरछे चारों ओर से बरसने लगे और बीच से उछलकर एक बार उस चक्रव्यूह से अभिमन्यु की तरह निकलने की कोशिश की, किंतु फिर घेर लिए गए और उस सन्नाटे के आलम में जब दुनिया भोर की सुख निंदिया ले रही थी, उन कायरों ने इस शेर मर्द की वह दुर्गति की जो हम यह सामने देख रहे हैं। कहते हैं लेखक, एक भोर थी जब मैंने बालदेव सिंह का वह रूप देखा था, अभाव में, जीवन में, यौवन में, और आज भी एक भोर है जब हम उन्हें इस रूप में देख रहे हैं। उफ आहा। तो यहाँ पर आज आपका बालदेव सिंह भाग 2 कंप्लीट होता है। आई होप कि ये माटी की मूर्ति का दूसरा भाग आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया हो तो आप अपना फीडबैक दीजिए। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और आपको ये बालदेव सिंह का जो भाग है अच्छा लगा तो अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।